गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 171 है। यूपीपीएससी पीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। इंपॉर्टेंट है सभी के सभी प्रश्न। बाकी इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 171 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका, और इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके पेड ग्रुप में ज्वाइन होकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में भारत ने मंगदेचू जल विद्युत परियोजना को जो है भूटान को सौंप दिया है। आपको बताना है कि इस जल विद्युत परियोजना की जो क्षमता है वो कितने मेगावाट है। 720 मेगावाट, 520 मेगावाट, 1000 मेगावाट या 325 मेगावाट। प्रश्न पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है कि मंगदेचू जल विद्युत परियोजना किसके बीच है, भारत और भूटान के बीच। ठीक है, कितने मेगावाट है ये जल विद्युत परियोजना? ये है 720 मेगावाट। प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये। तो हाल ही में भूटान को भारत की सहायता से तैयार की गई 720 मेगावाट मंगदेचू जल विद्युत परियोजना को भूटान की ड्रुक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन को सौंपा गया है। देखिए, इस परियोजना को सौंपने के साथ ही भारत और भूटान ने जो है 4 बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। और सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। देखिए, 720 मेगावाट की इस परियोजना का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री ने और भूटानी समकक्ष लोटे शेरिंग ने वर्ष 2019 में संयुक्त रूप से किया था। और इस परियोजना को इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स लंदन से जो है ब्रुनेल मेडल 2020 प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। हाल ही में धर्मांतरण करने वाले दलितों के लिए अनुसूचित जाति की स्थिति की जांच हेतु गठित आयोग के अध्यक्ष कौन है? बताइए। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी, न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण या न्यायमूर्ति केजी बालकृष्णन? इसका उत्तर है न्यायमूर्ति केजी बालकृष्णन, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, केंद्र सरकार ने उन व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की संभावना पर विचार करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया है जो ऐतिहासिक रूप से अनुसूचित जाति के हैं, लेकिन हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म के अतिरिक्त अन्य धर्मों में धर्मांतरित हो गए हैं। 3 सदस्यीय इस आयोग के अध्यक्ष भारत के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति केजी बालकृष्णन बनाए गए हैं। तो डी है ना आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन मलेरिया के संचरण का कारक है? मलेरिया के लिए संचारण कारक है। तो मलेरिया तो मादा एनाफिलीज से होता है। कई बार ये प्रश्न आपने देखा होगा। मादा एनाफिलीज मच्छर, और जो डेंगू होता है वो होता है एंडीज एजिप्टी से। तो मलेरिया जो है एक मच्छर जनित रोग है जो होता है प्लाज्मोडियम परजीवी, ठीक है, मादा एनाफिलीज के काटने से। नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने एक नई जो है सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2020 के लिए दिशा निर्देश जारी किए। सुंदर, अभिनव और समावेशी सार्वजनिक स्थान बनाने की दिशा में भारत में शहरों एवं वार्डों द्वारा किए गए परिवर्तनकारी प्रयासों को प्रोत्साहित करने तथा पहचानने के लिए एक शहर सौंदर्य प्रतियोगिता पहल भी शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। इनका नाम है पुष्प कमल दहल प्रचंड। इनको जो है किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? ये बने हैं नेपाल के नए प्रधानमंत्री। सी है इसका आंसर। तो हाल ही में पुष्प कमल दहल प्रचंड को नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई, और ऐसा माना जाता है कि देगवा के पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली जो है वो चीन के समर्थक थे, और इस तरह कम्युनिस्ट ताकतों के एक साथ आने से जो है भारत और नेपाल संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। देखिए, वर्ष 2015 से 16 और वर्ष 2018 से 21 तक ओली यानी केपी शर्मा ओली के कार्यकाल के दौरान संबंधों में कड़वाहट के बाद वर्ष 2021 से देगवा
पूरा नाम है शेर बहादुर देउवा के प्रधानमंत्री बनने के पश्चात भारत नेपाल संबंधों में सुधार हुआ। और नए बने हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड। एम्पेरर पेंगुइन न्यूज़ में है ये। हाल ही में चर्चा के विषय हैं, क्यों हैं वो देखेंगे। आपको बताना है कि ये मूलतः किस क्षेत्र या देश में पाए जाते हैं। कनाडा में, ग्रीनलैंड में, कैरिबियन द्वीप समूह या फिर अंटार्कटिका में। एम्पेरर पेंगुइन, ठीक है, सबसे बड़े होते हैं ये, और पेंगुइनों की अपेक्षा ये पाए जाते हैं अंटार्कटिका में। ठीक है, डी है इसका आंसर। न्यूज़ में इसलिए है कि अंटार्कटिका की बर्फ पिघलने के कारण, जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण बर्फ पिघल रही है, उससे जो नवजात शिशु हैं पिछले 3 वर्षों से इनकी मृत्यु हो रही है पेंगुइनों की। देखिए, पूरे विश्व में जो है पेंगुइन की 17 प्रजातियां पाई जाती हैं। उनके प्राकृतिक आवास जो है दक्षिणी गोलार्ध में है। यह है सुंदर सी पृथ्वी। 20 से एक रेखा खींचेंगे 0 डिग्री, ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, देखिए 17 पेंगुइन प्रजातियों में से केवल 6 प्रजातियां ऐसी हैं जो अंटार्कटिक में रहती हैं। और इन प्रजातियों के नाम कौन से हैं? एडिलेज, एम्पेरर्स, चिनस्ट्रैप, गेंटोस और मैक्रोनेस, और हैं रॉक हॉपर्स। इन 6 प्रजातियों में से केवल 4 प्रजातियां अंटार्कटिका पर ही प्रजनन करती हैं। ये 4 प्रजातियां एडिलेज, एम्पेरर्स, चिनस्ट्रैप और गेंटोस। एम्पेरर की बात करें तो पेंगुइन, एम्पेरर पेंगुइन जो है सभी प्रजातियों में सबसे बड़ी है और अंटार्कटिका की स्थानिक प्रजाति है। और IUCN की रेड लिस्ट में ये निकट संकटग्रस्त श्रेणी में इसको रखा गया है। देखिए, प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को विश्व पेंगुइन दिवस भी मनाया जाता है। और चर्चा में क्यों है ये? अंटार्कटिक के बर्फीले हिस्सों के सिकुड़ने के कारण पिछले 3 वर्षों से लगभग सभी नवजात पेंगुइन चूजों की मृत्यु हो रही है। ठीक है, इसलिए डी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने निम्नलिखित में से किस शहर में खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया? ये किया कर्नाटक के उडुपी में। ठीक है, डी है इसका आंसर। तो केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 24 दिसंबर 2022 को जो है उडुपी में खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। और ये खेल विज्ञान केंद्र कर्नाटक सरकार द्वारा स्थापित किया गया। और राज्य सरकार ने उडुपी और बेंगलुरु में 2 खेल विज्ञान केंद्र स्थापित किए हैं। एक है उडुपी में, दूसरा है बेंगलुरु में, कर्नाटक के। देखिए, यह खेल विज्ञान केंद्र एथलीटों और खेल वैज्ञानिकों को एक साथ लाएगा। और यह जो केंद्र है वो खिलाड़ियों के लिए दबाव, पौष्टिक भोजन, उपचार और पुनर्वास उपायों पर शोध करेगा, जिससे उन्हें अपनी क्षमताओं को बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस राज्य में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया गया? कहाँ किया गया है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो भारत के प्रधानमंत्री ने वर्चुअली पश्चिम बंगाल में 7,800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखी। और उन्होंने वर्चुअल रूप से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का भी उद्घाटन किया। और इसे लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से कोलकाता के डायमंड हार्बर रोड के जोका में विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम एप्लीकेशन किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? किसने लॉन्च किया? कौन से मंत्रालय ने लॉन्च किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम एप्लीकेशन। देखिए, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम एप्लीकेशन को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया था। और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत नियोजित श्रमिकों की उपस्थिति को डिजिटली रूप से कैप्चर करने के लिए 1 जनवरी 2023 से इसे सार्वभौमिक बना दिया गया है। ठीक है, अब अजय 10वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की है? किसने की है? CBDT ने, यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने, या सेबी ने, यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने, या CBIC ने, यानी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने, या फिर CBEC ने, यानी केंद्रीय उत्पाद एवं सेवा शुल्क बोर्ड।
देखिए, ना सीबीईसी ने, ना सीबीडीटी ने, ना सेबी ने, इसका उत्तर है सीबीआईसी यानी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड। ठीक है, ये है इसका आंसर। तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता की स्थापना की और इसका उद्देश्य क्या है? सीमा शुल्क अधिनियम, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम और सेवा कर व्यवस्था के तहत जारी किए गए कारण बताओ नोटिस का समाधान करना। तो ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किस श्रेणी के लोगों के लिए रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रोटोटाइप विकसित किया है? किसके लिए विकसित किया है रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रोटोटाइप? घरेलू प्रवासी श्रमिक के लिए। ठीक है, बी है इसका आंसर। तो भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने घरेलू प्रवासी श्रमिक मतदाताओं के लिए एक रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रोटोटाइप विकसित किया। यह निर्वाचन आयोग के राजनीतिक दलों को इसके प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किया है। भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को इसके प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किया है। यदि इसे लागू किया जाता है तो घरेलू प्रवासी श्रमिक मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपने गृह जिले की यात्रा करने की आवश्यकता नहीं होगी तथा मतदाता भागीदारी बढ़ाने के लिए यह एक प्रमुख कदम साबित होगा। किसके लिए है? घरेलू प्रवासी श्रमिक। यह है नीलगिरी ताहर और आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने भारत की पहली नीलगिरी ताहर परियोजना यानी नीलगिरी ताहर प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? नीलगिरी ताहर से प्रश्न यूपीएससी में भी बन चुके हैं और यह है तमिलनाडु में। ठीक है, इंडेंजर्ड है वर्तमान में ये IUCN की रेड लिस्ट में। सी है इसका आंसर। तो हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने 25.14 करोड़ रुपए की लागत से राजकीय पशु है तमिलनाडु का नीलगिरी ताहर के संरक्षण के आदेश जारी किए हैं और इसे देश में पहली नीलगिरी ताहर संरक्षण परियोजना जो है माना जा रहा है और इस परियोजना को वर्ष 2022 से 27 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू किया जा रहा है। ठीक है, ताकि ताहर की संख्या का अनुमान लगाया जा सके और समकालिक सर्वेक्षणों सहित एक रणनीति का पालन किया जा सके। देखिए, पश्चिमी घाट की स्थानिक प्रजाति यानी नीलगिरी ताहर संकटग्रस्त जातियों की IUCN की रेड लिस्ट में लुप्तप्राय है यानी इंडेंजर्ड में सूचीबद्ध है ये और भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत इसको संरक्षण प्राप्त है। और नीलगिरी ताहर को बड़े पैमानों पर वनों की कटाई, घरेलू पशुओं के साथ प्रतिस्पर्धा, जल विद्युत परियोजना और मोनोकल्चर वृक्षारोपण के कारण आवास हानि जैसे कई खतरों का सामना करना पड़ता है। एक और चीज़ ऐड की गई है, प्रत्येक वर्ष 7 अक्टूबर को नीलगिरी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, ERC डेविडर के सम्मान में। क्या किया था इन्होंने? वर्ष 1975 में नीलगिरी ताहर पर पहला अध्ययन किया था। क्वेश्चन नंबर 13 पर अजय निम्नलिखित में से किस भारतीय सशस्त्र बल ने ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल के विस्तारित रेंज परीक्षण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल ये क्या है? भारतीय वायुसेना ने। ठीक है, तो बी है इसका आंसर। देखिए, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया और यह लगभग 400 किलोमीटर की रेंज में किसी भी लक्ष्य को मारने के लिए सक्षम है। और इस मिसाइल का परीक्षण जिस विमान से किया गया उसका नाम क्या? सुखोई Su-30 MKI। ठीक है, यह भी इम्पोर्टेंट है। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत के DRDO और रूस के मशीनो स्ट्रोयेनिया द्वारा स्थापित एक संयुक्त उद्यम कंपनी ब्रह्मोस एयरोस्पेस द्वारा डिजाइन, विकसित और निर्मित किया गया है। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पर। इंपॉर्टेंट है पराली। निम्नलिखित में से कौन से जो है पराली जलाने के परिणाम हो सकते हैं? ग्लेशियरों का पिघलना, वायु की गुणवत्ता में कमी, मिट्टी का क्षरण, ग्लोबल वार्मिंग। यहीं लिख देता वायु की गुणवत्ता में सुधार, तो गलत हो जाता। बिल्कुल, ग्लोबल वार्मिंग, मिट्टी का क्षरण हो सकता है, ग्लेशियर तो पिघल रहे हैं, वायु की गुणवत्ता में कमी, सब हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग से। ठीक है, तो डी है इसका आंसर। पहली बात तो पराली है क्या? पराली जलाना क्या है? देखिए, पराली जलाना खेत से कृषि अपशिष्ट को हटाने की एक प्रथा है जिसमें धान, गेहूं आदि जैसे अनाजों की कटाई के बाद जमीन पर छोड़े गए पुआल यानी पराली को आग लगा दी जाती है ताकि अगले दौर की बुआई के लिए इसको तैयार किया जा सके। बाकी ये सब इम्पोर्टेंट है, इसको PDF से पढ़ना है आपको।
यह है पराली जलाने के कारण, क्या कारण होते हैं कि पराली जलाई जाती है, ठीक है। और यह है पराली जलाने के परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, जो क्वेश्चन में था अपने। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, ग्लेशियरों, हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलने के लिए भी जिम्मेदार है, मिट्टी का क्षरण एक और समस्या है इससे, और मिट्टी की उर्वरता के लिए आवश्यक कवक और जीवाणुओं को मारता है ये। और क्या करता है, वायु की गुणवत्ता में कमी, लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इसका धुआं जो है आंखों में जलन पैदा करता है, सांस लेने में कठिनाई होती है, फेफड़ों की बीमारी का भी कारण बनता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न किसी प्रश्न में पेपर में आपको मिल सकता है, निम्नलिखित में से कौन G20 का सदस्य नहीं है। G20 का सदस्य भारत तो है, लेकिन भारत ऑप्शन में नहीं है। भारत के साथ साथ चीन है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोपियन यूनियन भी है, ठीक है। 19+1 यानी 19 देश हैं और एक है यूरोपीय संघ, और सिंगापुर इसमें नहीं है। सिंगापुर नहीं है, नहीं है तो थाईलैंड नहीं है, पाकिस्तान भी नहीं है, चीन भी नहीं है, सॉरी चीन है, पाकिस्तान नहीं है, ठीक है, नेपाल नहीं है, भूटान नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो G20 दुनिया की प्रमुख विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने वाला एक रणनीतिक बहुपक्षीय मंच है। इसकी शुरुआत हुई थी 1999 में वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की एक बैठक के रूप में। देखिए, G20 सदस्य विश्व सकल घरेलू उत्पाद के 80% से अधिक, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 75% और विश्व जनसंख्या के 60% का प्रतिनिधित्व करते हैं। सदस्यता की बात करें तो 19+1 यानी 19 देश हैं और एक है यूरोपीय संघ इसमें। और कौन कौन है, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय यूनियन, ठीक है। बाकी बैठक की बात करें तो G20 राज्य और सरकारों के प्रमुखों को शामिल करने वाला एक वार्षिक सम्मेलन है, और समूह का अपना कोई स्थायी सचिवालय नहीं है, इसलिए हर साल यानी प्रत्येक वर्ष दिसंबर में एक रोटेशन प्रणाली से एक सदस्य G20 देश अध्यक्षता ग्रहण करता है, ठीक है। चलिए, तो ये 15 प्रश्न थे करंट से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। इन सभी की PDF भी आप प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। PDF मिलेगी आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में, ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। बाकी सब्सक्राइब रखिए सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। धन्यवाद।